हेलो दोस्तों, तो मैं अंशुमन स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो लेक्चर होने वाला है आपका कैपेसिटर के ऊपर। ईएमटी में सारे टॉपिक्स आपके ख़त्म हो चुके थे, लगभग जितने भी जैम का पूरा सिलेबस है मैंने ख़त्म कर दिया है। ठीक, एक टॉपिक ये बच रहा था कैपेसिटेंस वाला, इसको मैं आज आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है ना। इस पर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं ये भी मैं बताऊंगा। वैसे जैम जेस्ट या एफआर में अभी तक तो बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि ये वाला लेक्चर भी बना देते हैं जिस तरह कोई भी आपका टॉपिक छूटा ना रहे। तो देखिए इसमें क्या होता है, कैपेसिटर इसका कॉमर्शियल नेम कंडेंसर। जो अगर आपसे कोई पूछे आपने कैपेसिटर देखा है तो हाँ भैया सबने देखा है, सबके घर में पंखा होगा और पंखे में जो कंडेंसर लगा होता है वही आपका कैपेसिटर होता है। ठीक है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, कॉमर्शियल नेम इसका कंडेंसर है। कहीं भी आप दुकान मांगेंगे तो वो भी आपको दे देते हैं। ठीक, तो ये है। अब देखिए इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिए। अभी मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट आपके कैसे कैसे हो रहे हैं। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट डील करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने लास्ट में देखिए लिखा है समरी। तो समरी में मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन से फार्मूले आपको मेमोराइज करके रखने हैं। ठीक है ना। बाकी आपके क्वेश्चन चाहे जैसे भी हो सकता है, लेकिन कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं कि कई बार उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने के लिए आपको फार्मूले क्या होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन का टाइप आपका होगा भैया कैपेसिटेंस ऑफ ए चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये हो गया कि आपके जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो गया। तो ये तीनों आपके क्या हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं किसके, कैपेसिटर के ऊपर। ठीक है ना। तो यह आएगा भैया चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में कैपेसिटेंस आप कैसे निकालते हैं, इसको मैं कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा, उसका डेरिवेशन भी बताऊंगा, उसको डेरिवेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं पूरा सिखाऊंगा आपको। फिर उसके बाद उसका जो रिजल्ट है, जो उसका रिजल्ट है वही मेन है, उसको आप कैलकुलेट करना, मतलब उसको आप मेमोराइज कर लेंगे तो ज़्यादा सही होगा। ठीक है ना। पहला टाइप ये होगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा कैपेसिटेंस ऑफ ए सर्किट। मतलब एक सर्किट दिया रहेगा, उसमें बहुत सारे आपके कैपेसिटेंस लगे होंगे, कैपेसिटर्स लगे होंगे, उसका आपका कहेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। ठीक है ना। तो उसको कैसे डील करेंगे ये भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। ठीक है ना। इसको आप करेंगे और जैसे रेजिस्टेंस वगैरह आप लोग निकालते हैं वैसे आप कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस 12th में आपने पढ़ रखा है ढेर सारा, वैसे कैपेसिटेंस भी पढ़ा है, लेकिन मैं कैपेसिटेंस आपको बताऊंगा कि कैसे आप अगर कोई सर्किट दी गई हो तो उसको हम लोग कैसे डील करते हैं। ठीक है ना। ये हो गया। दूसरा आपको लिखा है कि कैपेसिटेंस फॉर ए वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक्स। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रेयरली कोई बताता है, मैं इसको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप साइलेंट आर जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भरते हैं आप बीच में, मतलब कि कैपेसिटर प्लेट्स हैं उनके बीच में आप डाइलेक्ट्रिक भरते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने के लिए। तो अगर वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी करने लगे, ठीक है ना, एक्स के साथ या वाई के साथ या किसी भी तरीके से वेरी कर रहा हो, तब आप कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। ये भी मैं आपको यहाँ पे चर्चा करूंगा। और थर्ड आपने पॉइंट मैंने लिख ही रखा है कि समरी है, जिसमें हम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हम सीधे सीधे ऐसे लिखेंगे और उसको मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा हमारा लेक्चर पूरा चलने वाला है। आप एंड तक लेक्चर अगर देखते हो तो मेरी ये गारंटी है आप कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं कैपेसिटर का अपना पहला टॉपिक। ठीक है ना। तो पहले आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। कैपेसिटर होता क्या है, बहुत लोग जानते होंगे। ठीक है ना, कि कैपेसिटर ये वो अपना फलाना ढिंकाना कुछ भी बनाते हैं अपना। ठीक है। मेरे हिसाब से जो कैपेसिटर की डेफिनेशन है मैं जो लिखता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ यही है, कलेक्शन ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है ना। कंडक्टर्स का कलेक्शन है सिर्फ, बस। ठीक, कंडक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कंडक्टर्स, वो मेरे हिसाब से क्या है, कैपेसिटर। अगर दो कंडक्टर आप क्या रखो, आमने सामने रख दो, एक को ग्राउंडेड कर दो, आपका कैपेसिटर तैयार हो गया। ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और जो मैंने बताया, दो कंडक्टर आप आमने सामने रखे और एक को आप क्या करोगे, ग्राउंड करोगे। ठीक है ना। तो ग्राउंड यहाँ पे जरूर नोटिस करिएगा, आपका कैपेसिटर जो बनेगा उसमें आपका एक प्लेट हमेशा ग्राउंड रहेगी, चाहे जो कैपेसिटर हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कलेक्शन ऑफ कंडक्टर, जिसको हम कहते हैं क्या, कैपेसिटर। आपकी डेफिनेशन हो गई। और अगर मैं बात करूँ तो कैपेसिटेंस को, कैपेसिटर के या मैं कह सकता हूँ कि कैपेसिटर को कैसे डिफाइन करते हैं, कैपेसिटेंस से, कि उसका कैपेसिटेंस कितना है, वो कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि कैपेसिटर, तो कैपेसिटर क्या क्या चीज़ें कर सकता है, वो एनर्जी स्टोर कर सकता है, वो चार्ज स्टोर कर सकता है। तो 2 पॉइंट इसको और नोट करेंगे आप कि कैपेसिटर आपका एनर्जी और चार्ज स्टोर करता है, और उसकी हम कह सकते हैं उसकी एबिलिटी हम जानने के लिए क्या क्या डिफाइन करते हैं, कैपेसिटेंस, कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है। जितनी कैपेसिटेंस होगी उतना ज़्यादा वो चार्ज स्टोर करेगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है ना। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटेंस से। ठीक है। और वो डिफाइन किया जाता है C=Q/V। ठीक है ना। मतलब कि दो प्लेट्स हैं कंडक्टर की, उस पर आप चार्ज Q दे दीजिए, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस V जनरेट हुआ और
तब हमारा जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटेंस C ऑफर करेगा। ठीक है ना। तो ये क्या है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये चार्ज गिवन टू द प्लेट्स है। ठीक है ना, आप लिख सकते हैं यहाँ चार्ज गिवन टू द प्लेट्स। ठीक है ना, चार्ज गिवन टू द प्लेट्स है। ठीक, और यहाँ से हम डिफाइन करते हैं अपना कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q बाई V। ठीक है, इतना आप समझ में आ गया बिल्कुल। और कैपेसिटर हमारा करता है क्या है, चार्ज और एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। और जैसे मैंने कहा कि जो हमारा कैपेसिटर है उसकी 2 प्लेट्स हैं, उसमें एक प्लेट आपकी ग्राउंडेड होगी। ठीक है ना, आप सोच रहे होंगे भैया ग्राउंडेड है तो क्या होता है कि जैसे मैंने कहा ग्राउंडेड, तो आप लोग ये सोच लेते हो ग्राउंडेड का मतलब कि उस पर चार्ज 0 है। लेकिन हम लोग जो कैपेसिटर बनाते हैं तो एक पे प्लस क्यों रखते हैं, एक पे माइनस क्यों रखते हैं, ऐसा ही होता है, चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट होता है बराबर ना, ऐसा ही तो करते हो आप। जब कभी स्टैंडर्ड कैपेसिटर बनाते हो अपना तो उसमें क्या करते हो, प्लस चार्ज रख के इस पर माइनस इस पर रख देते हो, तो भैया ग्राउंडेड कर दिया यार, तो कैसे चार्ज होगा। हाँ, तो इसको आप फिर से नोट कर लो, मैंने अपने इलेक्ट्रोस्टैट के लेक्चर में बताया भी है, आप यहाँ पे एक बार और नोट करोगे कि पोटेंशियल 0 होने का मतलब किसी सरफेस पे ये नहीं होता कि उस पर चार्ज भी 0 है। किसी सरफेस पे अगर पोटेंशियल 0 है तो उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उस सरफेस पे चार्ज भी 0 है। ठीक है ना, ग्राउंडेड का सिर्फ इतना मतलब होता है कि उस सरफेस पे पोटेंशियल 0 है। ठीक है ना, चार्ज से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, फिर से आप नोट करेंगे। चलिए ठीक है, ये हो गया कैपेसिटर हमने डिफाइन कर दिया। अब आइए पहला रिजल्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सबसे बेसिक जो आपने 12th में भी किया होगा, और अगर 12th में नहीं किया तो आपने ग्रेजुएशन में जरूर किया होगा। ठीक है ना, अगर वहाँ भी नहीं किया तो यहाँ कर लेते हैं। आइए देखिए, तो आता है भैया पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 2 प्लेट लगाइए, पैरेलल कहा है तो पैरेलल ही। ठीक है ना, पैरेलल, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो D है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो प्लेट है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ठीक, अभी मैं जब इसका रिजल्ट डिराइव कर लूँगा फिर उसके बाद मैं 2-3 कमेंट अपने पास करूँगा जिसको आप नोट पॉइंट करके लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसको डेरिवेशन इसका इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप ध्यान दीजिए। इस पे चार्ज है प्लस Q, इस पे माइनस Q। जैसे मैंने कहा कि आपको दूसरी प्लेट क्या कर देनी है, ग्राउंडेड, जो ग्राउंड मैंने कर दिया। ठीक है ना, मतलब कि इस पे जो पोटेंशियल है वो हमारा हो गया P इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, V इक्वल टू 0 हो गया, पोटेंशियल 0 हुआ, ना कि इस पे चार्ज 0 है। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, जहाँ प्लेट है ऐसे कुछ प्लेट, इसका एरिया A है। ठीक, इतना आप ध्यान में रखेंगे। तो आइए डिराइव करते हैं। अब देखिए, कोई कंडक्टर अगर प्लेट है तो उसकी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगी, पॉजिटिव वाले की तरफ, पॉजिटिव वाले की वजह से इस डायरेक्शन में, जिसको मैं लिख रहा हूँ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस वाली प्लेट की वजह से इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ पहले। ठीक है ना, तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बीच में, अगर इन प्लेट के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लूँ ई नेट, तो क्या लिखूंगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दूंगा भैया। ठीक है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं लिख देता हूँ वी डी, पोटेंशियल डिफरेंस दिस इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू ई इंटू डी। डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो ई क्या है भैया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू डी हो गया। बिल्कुल, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया भैया। अब देखिए कैपेसिटेंस की डिफिनीशन क्या है, C इक्वल टू Q बाई वी लगाओ, C इक्वल टू Q बाई वी। अगर मैं Q की बात करूं तो ये क्या है भैया, प्लेट है, कौन सी, सरफेस वाली प्लेट है, या कह दीजिए प्लेन है एक प्लेट की। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको चार्ज को किस में लिखूंगा, अगर ये तो इस पर कौन सा चार्ज है, सरफेस चार्ज है, तो सरफेस चार्ज के लिए मैं कौन सी चार्ज डेंसिटी यूज करता हूँ, सिग्मा। तो लिख दीजिए सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा से सिग्मा आप कैंसिल कर दीजिए, क्या आ गया बोलिए जल्दी, कैपेसिटेंस बराबर क्या आया, तो आया C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रिजल्ट। ठीक, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए अगर मैं इसको इरेज कर दूं, पूरा आपने ये बना ही लिया होगा, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस हमने निकाला वो क्या निकला, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मतलब आप एरिया अगर बढ़ा दो प्लेट्स का तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, डिस्टेंस दोनों बीच में दूर कर दो, दोनों प्लेट्स अगर आप दूर कर दो बहुत ज़्यादा, तो उनके बीच का जो कैपेसिटेंस है, मतलब जो कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस ऑफर करेगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, इतना आपने नोट कर ही लिया होगा। तो इसको अगर मैं ऊपर लिखता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भैया थोड़ा बुलेट चल रही है तो मेरी बातों को ध्यान दें, उसको थोड़ा इग्नोर करें, उसके लिए बहुत सारी है, मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे सिर्फ और सिर्फ। तो देखिए C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट
ए बाई डी। ठीक, अब देखिए ए क्या है, एरिया प्लेट है, डी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देम है, ये आप जान गए। अब क्या करना है, पहला केस आप स्पेशल रखोगे। अगर हम क्या करें, एप्सिलॉन नॉट किसके लिए, एयर की परमिटिविटी हम लिखते हैं ना, ठीक है ना, परमिटिविटी ऑफ एयर। अगर हम यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, उसमें हम इनपुट कर देते हैं के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका है, कोई मटेरियल हम उस पर इनपुट कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनपुट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो ये है ये बदल जाता है। तो क्या लिख देते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट जो है वो चेंज हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, या इसी को हम लोग बराबर होता है के एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे वो जो डाइलेक्ट्रिक, जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहा, उसमें पहले हमने एयर माना था, अब हम क्या मान रहे हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने पुट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, ठीक है। तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो चेंज हो जाएगा, सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, मतलब कि वो के अमाउंट से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। भाई कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लिखी थी उसमें लिखा था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये डिवाइड में आता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नीचे आता है, तो ये ऊपर जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आपका के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब कि आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसके बीच में पुट कर दोगे, उतना ज़्यादा आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगा। पहला लिख लीजिए। दूसरा देखिए, इस पर मैं कमेंट कर रहा हूँ कि ये जो कैपेसिटेंस है, ये भैया जो कैपेसिटर है उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, मतलब एक कैपेसिटर एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, ना कि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए फार्मूले में सिर्फ आपका एरिया और डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स है, मतलब कि जो हमारा जो कैपेसिटर है वो, या जो हमारा कैपेसिटेंस है वो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, किसकी, कैपेसिटर की, ना कि उस पर जो इतना चार्ज दे रहे हैं, ना कि उस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज पे हमारा कैपेसिटेंस नहीं डिपेंड करता, ये भी आप लिख लेंगे पहले से ही। सिर्फ फार्मूला डिराइव करने के लिए आपको इसकी मदद पड़ी थी, बाकी आपका जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से डिफाइन होता है, ठीक है ना। इतना आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस बढ़ गया के अमाउंट से। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट करते जाएंगे। तीसरा पॉइंट आपका ये है कि डी तो हो गया भैया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, और ए क्या है, अगर मैं क्या करूँ, एक प्लेट का एरिया कम रखूँ, एक का ज़्यादा रख दूँ, तब क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो एरिया है ए भैया ओवरलैपिंग एरिया, क्या है, ओवरलैपिंग एरिया, ठीक है। मतलब कि अगर हमने दो प्लेट रखी, एक प्लेट का एरिया कम है, एक प्लेट का ज़्यादा, देखिए मान लीजिए ऐसी प्लेट्स हैं, ये हमारी प्लेट है, ठीक है ना, इसका एरिया A1 मान लेता हूँ, इसका A2 मान लेता हूँ। अगर A2 हमारा बड़ा है A1 से, तो C हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A1 बाई डी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि A1 एरिया ही हमारा ओवरलैप कर रहा है, तो A क्या है, हमारा ओवरलैपिंग एरिया है। अगर हमारा A1 बड़ा हो जाए भैया, क्या हो जाए, A1 अगर हमारा बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे कर देंगे आप एप्सिलॉन नॉट A2 बाई डी, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लेंगे कि A हमारा ओवरलैपिंग एरिया है, और इसको भी आप फिगर बना लेंगे। अगर A1 हमारा A2 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A2 बाई डी, ठीक है। अगर हमारा A2 बड़ा है तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A1 बाई डी, ठीक है ना। तो ये तीन पॉइंट थे बहुत ज़रूरी, जिसमें हमने ये जो रिजल्ट आया इस पर हमने कमेंट के नोट पॉइंट करके लिख लिया, ठीक है ना। तो ये आपने लिखा। अब देखिए, अब एक और रिजल्ट आइए देख लेते हैं कि जैसे हमने क्या किया, अभी तक तो हम अपना कह रहे थे कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो पूरे में पुट कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना, जो हमने प्लेट लगाई थी उसमें पूरे में अपना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम पुट कर दे रहे हैं। अब क्या करें, किसी थिकनेस टी का अगर हम कोई मटेरियल हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, उसको अगर हम पुट करें तब क्या होगा, ठीक है ना। क्या हो जाए, जैसे हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, ये हो गया भैया ग्राउंडेड, बिल्कुल सेम। इसके बीच की डिस्टेंस डी है, इसमें हमने टी विड्थ का, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और टी विड्थ का कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस पर हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, ये हम कैपेसिटेंस इसका कैसे चेंज होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आइए देखिए, फिर वही करते हैं हम लोग। यहाँ पे कैपेसिटेंस की मैं लिख दे रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अब देखिए ये शुरू करते हैं। तो पहले हमने क्या किया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए पहले हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखिए
अगर ये नहीं है, इसको अगर मैं मान लूँ कि जब ये नहीं था तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट थी। बिल्कुल सही भैया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट थी कि नहीं थी? ठीक है। और जो अपना पोटेंशियल हम लिख रहे थे वो लिख रहे थे सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वी डी मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, वो क्या हो जाएगा ई इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये कहा भैया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसको जो डायरेक्टिक मटेरियल है इसको पुट कर दे रहा हूँ, तो अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस भैया चेंज हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टी विड्थ में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग है, और टी विड्थ के अलावा जो हमारे जो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे सिर्फ एयर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। तो यहाँ पे एयर है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है ना। तो अगर मैं एयर की बात करूँ, मतलब एयर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वी एयर, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं एयर के लिए लिखूँ तो लिखूँगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। मतलब कि जो बचा एरिया है टी के अलावा जो हमारे बची जगह है उसमें तो एयर ही है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और डी माइनस टी मैं इसीलिए लिख रहा हूँ कि विड्थ कितनी है भैया, अगर मैं टी हटा दूंगा डी माइनस टी, इतने में एयर है, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इतना होगा। बिल्कुल सही। तो मतलब कि एयर की वजह से हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो इतना आ गया। ठीक है। अब देख लेते हैं कि अगर टी विड्थ का डायरेक्टिक है तो उसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वहाँ से हमें क्या मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ यहाँ पे, इसको मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टिक कांस्टेंट के लिए। ठीक है। के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखिए क्या लिखूँगा, बोलिए जल्दी बोलिए। तो लिखूँगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू टी। यही तो होगा भैया। क्यों ऐसा होगा? क्यों? क्योंकि देखिए आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगी। एप्सिलॉन आर को ही हम लोग क्या लिख देते हैं? के लिख देते हैं। यहाँ पे के भी आप लिख सकते हो, लिख लो कि कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड, और थिकनेस इसकी कितनी है? टी है। ठीक है ना। तो विड्थ, अगर मैं फार्मूला लगाऊंगा वी इक्वल टू ई इंटू डी, ठीक है, तो डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक। और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, तो बिल्कुल सही, इतना आ गया। अब अगर मैं नेट पोटेंशियल डिफरेंस देखूँ वी नेट अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा? जल्दी भैया दोनों जोड़ दो। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू टी। बिल्कुल सही। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कहाँ पे सॉल्व करके लिखूँ? चलिए ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करके लिखता हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। आपने अगर नोट कर लिया होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं नोट किया पीछे करके आप नोट कर लेंगे। देखिए वी नेट यहाँ पे लिखेंगे तो लिखेंगे वी इक्वल्स टू, वी नेट को वी एन लिख दे रहा हूँ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, क्या बचा हमारा? डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये बचा। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ और थोड़ा इसको सॉल्व कर देते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के, और के को आप एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हो। ठीक है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट मिल गया। अब यहाँ पे सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी सीधे लगाओ, यहाँ पे लगा देते हैं, और क्यू इक्वल टू क्या लिख देना है? सिग्मा इंटू है। ठीक है। तो आइए लगा देते हैं। तो सी इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा? सिग्मा से सिग्मा काट दोगे तो मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है ना। के भी कर सकते हो आप, यहाँ पे क्या कर सकते हो? एप्सिलॉन आर। ठीक है ना, वो भी कर सकते हो। ठीक। तो ये बिल्कुल सही। अब देखिए ये रिजल्ट सही है कि नहीं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अगर हमारा टी इक्वल्स टू डी हो जाए, टी इक्वल्स टू अगर हमारा डी हो जाए तो हमारा कैपेसिटेंस के अमाउंट से बढ़ जाना चाहिए, यही तो हमने पहले लिखा था। ठीक है। तो डी इक्वल्स टू टी रख के देख लीजिए, क्या रख देते हैं? टी इक्वल्स टू डी। तो आइए टी इक्वल्स टू डी रखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, अगर कॉमन ले लूँगा 1 माइनस 1 और प्लस 1 बाई के, हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है ना। टी को मैंने डी रख दिया है। ठीक है ना। मतलब कि पूरे में अगर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो रिजल्ट मैच करना चाहिए, तो रिजल्ट मैच कर रहा है कि नहीं ये देख लेते हैं। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट मैच हुआ कि नहीं हुआ? हो गया भैया। तो मतलब कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उनके बीच का जो कैपेसिटेंस है, अगर थिकनेस टी का हम उसमें कोई डायरेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो हमारा कैपेसिटेंस ऐसे कुछ वेरी होता है।
ठीक है बिल्कुल। तो आपको क्या करेगा, मान लीजिए आपको अगर फंसाना हुआ उनको कि भैया ये फंस जाएं, तो क्या करेगा, आपको कहेगा कि C वर्सेस T का आप ग्राफ बना दो। ठीक है, वो कह सकता है, आप उसको बना लोगे अगर आपको ग्राफ मेकिंग आ रही है। C वर्सेस T का ग्राफ, ये जो है नया क्वेश्चन है, इसको आप नोट भी कर लेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। C वर्सेस T का आपको ग्राफ दे सकता है कि थिकनेस से कैसे कैसे हमारी कैपेसिटेंस हमारा वेरी करेगा। ठीक है ना। तो कुछ हम मेरे हिसाब से, मैं अपना हिसाब बता रहा हूँ, तो क्या होगा ना, कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग कोई फंक्शन होगा, जो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा वैसा ही कुछ ग्राफ आपका आएगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए जैसे जैसे आप थिकनेस बढ़ा रहे थे, जैसे डायरेक्ट कांस्टेंट पे ज़्यादा फिल करते चले जाओगे, उसका कैपेसिटेंस बढ़ता चला जाएगा, तो आपका जो ग्राफ है वो लॉजिकली मैं बता रहा हूँ, उसका कुछ इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ आएगा। ठीक है ना। तो C वर्सेस थिकनेस का आपका ग्राफ पूछा जा सकता है, इसको आप बना भी लेंगे। ठीक है ना। चलिए ठीक है, पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो हो गया खत्म। दूसरा देखिए, सेकंड है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या भैया, स्फेरिकल, राइटिंग थोड़ा गंदी है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट करते चलेंगे बस। कैपेसिटर, ठीक है ना। तो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, आप क्या करें, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनाइए दो ठो। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है भैया जिसका सेंटर सेम हो। ठीक है ना। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, पहले को आप प्लस Q चार्ज दे दो, बाहर वाले को माइनस Q दे दो, इसको कर दो ग्राउंड। बिल्कुल सही। ठीक है ना। मैंने बताया जैसे सिर्फ इस पे पोटेंशियल जीरो है, ना कि इस पे चार्ज। ठीक है। इसका जो रेडियस है इसको मैं मान ले रहा हूँ R1, बाहर वाले का रेडियस मैं मान ले रहा हूँ R2। कोई समस्या आता है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है। अब देखिए हमें चाहिए क्या, कैपेसिटेंस निकालने के लिए चाहिए चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस VD मैं लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2। अब देखिए V2 जो हमारा बाहर वाला स्फीयर है, उस पर जो पोटेंशियल है वो तो जीरो है, मतलब कि पोटेंशियल हमें किस पे चाहिए, V1। पहले जो हमारा पहला स्फीयर है जिस पे प्लस Q चार्ज है, उस पर हमें क्या चाहिए, अपना पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल वहाँ पे निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए KQ डिवाइडेड बाई R1, ठीक है ना, माइनस KQ डिवाइडेड बाई R2 हो जाएगा भैया। क्यों, क्योंकि अगर इस पर चार्ज माइनस Q है, तो अगर इस पे सरफेस पे हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे V1, इस पर पोटेंशियल अगर हम निकाल रहे हैं इस वाली सरफेस पे, इस वाली स्फेरिकल सरफेस पे, तो उस पर क्या KQ बाई R1, इसकी वजह से, नीचे वाले की वजह से। ठीक है। और इसकी वजह से इसका रेडियस यहाँ पे आ जाता है। क्यों, क्योंकि जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही हर पॉइंट पे अंदर होता है स्फीयर के। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या होती है, जीरो होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो हमारा dV/dr क्या हो गया, जीरो हो गया, और V हमारा क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। मतलब कि V हमारा थ्रू आउट द स्फीयर, अंदर स्फीयर के क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है ना। इतना आप ध्यान में रखेंगे। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया भैया, बिल्कुल निकल गया। अब देखिए यहाँ पे आ गया VD इक्वल्स टू KQ बाय R। K मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ डायरेक्टली कांस्टेंट नहीं है। K इक्वल्स टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है। इसको आप यहाँ पे नोट भी कर लेंगे, नहीं तो कुछ लोग गलत भी कर देते हैं कई बार। ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और यहाँ पे देखिए आपको Q/V के फॉर्म में लाना है, तो यहाँ से सीधे सीधे Q/V की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है भैया, कैसे बनेगी ये लेके बना देते हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूँ K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1, दिस इक्वल्स टू Q/V, दिस इक्वल्स टू C। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है आपको। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। और आप क्या करें, V को यहाँ ले जाएं और सारी क्वांटिटी को यहाँ ले जाएं, तो आपको ये वाला फार्मूला मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया भैया रिजल्ट। ठीक है ना। तो स्फेरिकल कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस हमें क्या मिला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाई R2 माइनस R1। अब देखिए अगर इनके बीच में डायरेक्टली कांस्टेंट K हम भर देते हैं, ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट कहाँ है, ऊपर है, तो यहाँ पे भी K का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो कैपेसिटेंस है वो K अमाउंट से K के मल्टीपल में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही एकदम। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब यहाँ पे एक केस और आता है, ठीक है, उसको भी कर लेते हैं। अगर क्या हो जाए, जैसे हम पूछते हैं कि कोई हमारा सिंगल स्फीयर है, क्या वो कैपेसिटर नहीं बन सकता? हाँ भैया बन सकता है। जैसे हम कहते हैं कि जो हमारी अर्थ है इसके पास भी कैपेसिटेंस है, ठीक है ना, ये भी एक कैपेसिटर है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, देखिएगा मैं सिर्फ रिजल्ट लिखूँगा।
ठीक है ना, क्योंकि रिजल्ट का ही हम काम है, रिजल्ट से ही हम डिराइव कर लेंगे अपना रिजल्ट। तो ये देखिए क्या है, सी इक्वल्स टू आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। ये है हमारा रिजल्ट, ठीक है ना, कि हमारा अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर आपने लगाया, वहाँ से आपको ये कैपेसिटेंस मिल गया, ठीक है। अब अगर मैं सिंगल स्फीयर की बात करूँ, मतलब कि जो हमारा बाहर वाला स्फीयर है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है भैया। अगर बाहर वाला स्फीयर मैं इन्फिनिटी पे कर दूं तो मेरा अंदर वाला स्फीयर बनेगा, सिर्फ वही वाला स्फीयर हमारा बचेगा, ठीक है ना। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, R2 टेंड्स टू इन्फिनिटी, बिल्कुल सही। अगर मेरा स्फीयर वो इन्फिनिटी पे है तो उसका रेडियस कितना होगा, वो भी इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा, C इक्वल्स टू, ठीक, C इक्वल्स टू आप देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 में क्या कर लूँ, कॉमन ले लूँ, तो बच गया 1 माइनस R1 बाई R2, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे R2 रखेंगे, R2 से R2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए R1 बाई R2 अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी रखता हूँ तो ये टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से मुझे मिला C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। मीन्स क्या हो जाएगा, जो कैपेसिटेंस है मेरा, जो मेरा कैपेसिटेंस है सिंगल स्फीयर का, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी रेडियस पे डिपेंड करेगा। मतलब कि अगर मैं अर्थ की कैपेसिटेंस निकालना चाहूँ, अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है, तो आप क्या करो, अर्थ का रेडियस यहाँ पे रख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हो, अर्थ का क्या निकाल सकते हो, कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, ठीक है ना। R1 क्या है, छोटे वाले स्फीयर का रेडियस, उसी का तो हमें कैपेसिटेंस चाहिए था, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, कैपेसिटेंस ऑफ ए सिंगल स्फेरिकल सेल, ठीक है ना, सिंगल स्फीयर का हमें क्या मिल गया, कैपेसिटेंस मिल गया, बिल्कुल सही, ठीक है। इतना आप नोट करते हुए चलेंगे, चलिए ठीक है। ये होगा भैया सेकंड स्टैंडर्ड रिजल्ट, आप इसको लिख लेंगे। थर्ड वाला आपका है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है ना। ग्रिफिथ्स पे आपको सीधे सीधे इस पे क्वेश्चन भी हैं, ठीक, वहाँ से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो देखिए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या भैया, थर्ड है हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक। यहाँ पे आपके दो इनफाइनाइट कोएक्सियल, यहाँ पे कोएक्सियल कहा जाता है, जो सिलेंडर आता है तो वहाँ पे कोएक्सियल, और स्फीयर की बात आती है तो कंसेंट्रिक, ठीक है। तो कोएक्सियल दो ठो हमारे क्या हैं, सिलेंडर है, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे सिलेंडर बना देता हूँ, फिगर भैया थोड़ा गंदा बने तो माफ़ करिएगा, आप लोग अच्छा बनाते होंगे तो आप लोग अच्छा बना लेंगे, ठीक है। ये हमारी एक्सिस हो गई इसकी, इसको मैं इनफाइनाइट कह रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। छोटा वाला जो मतलब जो अंदर वाला जो हमारा सिलेंडर है उसका रेडियस मैं R1 मान रहा हूँ, या कुछ भी आप मान सकते हो, और बाहर वाले का R2। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, जो प्रीवियस हमने डेरिवेशन किया उसको आप एक तरीके से और कर सकते हो। कैसे, सीधा पोटेंशियल डिफरेंस आप फार्मूले से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। कैसे निकालते हो, जैसे आपको उसमें कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे V क्वेश्चन क्या होता है, माइनस ई डॉट DL, ये तो होता है, ठीक है ना। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ दोनों कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के बीच में, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और यहाँ पे DR, बिल्कुल सही। और जो हमारा वेरिएशन है कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, R1 से R2, ठीक है। अब आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक, सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। समझ पा रहे हो, तो क्या बनेगा, KQ बाई R1 माइनस KQ बाई R2, ठीक है। इसको आप देख लेंगे और इससे भी आप कर सकते हो, ठीक। तो दो तरीका हो गया, अब दोनों तरीके से चाहे जो आपको जो सूटेबल लगेगा आप कर सकते हो। यहाँ देखिए इनफाइनाइट आपके कोएक्सियल सिलेंडर्स थे, जो अंदर वाला सिलेंडर था उसका रेडियस R1 है, बाहर वाला जो सिलेंडर था उसका रेडियस R2 है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। ये इनफाइनाइट सिलेंडर है, ठीक, इसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है, तो इसके लिए जो हम कैपेसिटेंस निकालते हैं वो निकालते हैं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट्स जो इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट है उनके लिए जो कैपेसिटेंस निकाली जाती है वो निकाली जाती है कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ की, ठीक है ना। तो जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है इनफाइनाइट लेंथ का, इसकी जो कैपेसिटेंस निकाली जाएगी वो होगी C/L, मतलब कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक। आइए तो निकालना शुरू से, कहाँ से शुरू करते हैं हम लोग भैया, पोटेंशियल डिफरेंस, आइए देखिए निकालते हैं। तो पहले हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, किसी सिलेंडर से किसी पॉइंट R पे जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है,
मैं दोनों तरीका बताऊंगा। पहला तरीका मैं बताऊंगा डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, दूसरा तरीका बताऊंगा इंटीग्रेशन से कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला तरीका में देखते हैं डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं, ठीक। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी होती है किसी पॉइंट पे सिलेंडर से आर डिस्टेंस पे क्या होती है, के क्यू बाई आर, सॉरी 2 पाई लैम्डा बाई आर, ऐसा कुछ होती है ना, ठीक है। तो 2 के लैम्डा बाई आर ई इक्वल टू होती है 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एट ए डिस्टेंस आर। किसी से अगर इन्फाइनाइट सिलेंडर है तो आर डिस्टेंस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ होगी, ठीक है। अगर मैं पोटेंशियल लिखना चाहूँ इसमें सीधे तो वी इक्वल टू लिखूँगा 2 के लैम्डा एल एन आर प्लस सी, ये लिख दूंगा, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। सी क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं डेफिनिट इंटीग्रल करूँगा तब ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, इनडेफिनिट में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लिमिट नहीं पता है, ठीक है ना, क्योंकि आर जो हमारा है उसकी लिमिट मैं यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ अभी, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल एन आर, ठीक। तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलेगा वो इतना कुछ मिल जाएगा। तो अगर मैं स्मॉल वाले सिलेंडर के लिए लिखना चाहूँ तो V1 लिखूंगा क्या, 2 के लैम्डा एल एन आर वन प्लस सी, ये लिख सकता हूँ। अगर मैं बाहर वाले के लिए लिखूंगा तो लिखूंगा V2 इक्वल टू 2 के लैम्डा एल एन आर टू प्लस सी, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो लिख दो VD इक्वल टू, दोनों सिलेंडर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2। तो आइए लिख देते हैं, तो 2 के लैम्डा एल एन आर वन डिवाइडेड बाई आर टू, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भैया। यहाँ तक देखिए 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 के लैम्डा आर वन डिवाइडेड बाई आर टू, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपने गलत कर दिया, क्या कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो माइनस में होती है, यहाँ पे भी माइनस लगा होता है, तो यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भैया होगा R2 डिवाइडेड बाई R1, ठीक है ना, ठीक। यहाँ पे एक ट्रिक भी मान सकते हो कि यहाँ पे हमेशा जो ऊपर वाला रेडियस होगा वो बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला आपका छोटा होना चाहिए, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू निगेटिव आने लगती है। आप देखिए जब आप क्या करते हो, लॉग की 10 से नीचे वैल्यू लेते हो आप, ठीक है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, उससे आप नीचे जब जाते हो तो पॉइंट में वैल्यू आने लगती है, ठीक है ना। और नीचे जब जाते हो तो क्या होती है, उसकी वैल्यू जो है वो निगेटिव में चली जाती है, ठीक है ना, माइनस में चली जाती है। जैसे देखिए लॉग का जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूँ इतने में तो लॉग की जो है निगेटिव वैल्यू आती है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है निगेटिव आने लगेगा, या आप ऐसा कह दीजिए कि मेरा कैपेसिटेंस निगेटिव आने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे मिला 2 के लैम्डा एल एन आर टू बाई आर वन, ये मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, बिल्कुल ठीक है, ये मुझे मिल गया। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, सी इक्वल टू क्यू बाई वी। तो यहाँ पे आप देखिए मैं लैम्डा के लिए क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एल, ये भी हो सकता है। और एक चीज़ और हो सकती है, यहाँ से मैं लिखूँ तो अगर तो आप देखिए तो मैं लिख सकता हूँ वी डी इक्वल टू 2 के की वैल्यू होती है बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ क्यू बाई एल, ठीक है, और एल एन आर टू बाई आर वन, ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ से आप देखो 2 से 2 कैंसिल कर दो, यहाँ पर 2 आ गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एल एन आर टू बाई आर वन, ठीक है। दिस इक्वल्स टू क्यू बाई वी डी इंटू एल। तो क्यू बाई वी क्या है, मेरे सी है, और सी बाई एल मुझे निकालना था, दिस इक्वल्स टू सी बाई एल, और इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरा जो कैपेसिटेंस आया, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ आया सिलेंड्रिकल के केस में, वो क्या आ गया भैया, जल्दी बोलो क्या आ गया, वो आ गया C इक्वल्स टू 2 पाई, पर यूनिट लेंथ है तो C यहाँ पे ही लिख रहा हूँ, पर यूनिट लेंथ यहाँ पे आप समझेंगे। तो C इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन आर टू बाई आर, ठीक है ना। ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग का मतलब कि लॉग टू द बेस E, ठीक है ना। अगर इसको अभी भी बता देता हूँ, जैसे एल एन आर टू बाई आर वन है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है लॉग बेस E आर टू बाई आर वन, ठीक है ना। अगर बेस E से आपको किस में बदलना है, लॉग 10 में, जिससे मैं लॉग टेबल देख पाऊँ, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2.303 से यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ लिखोगे लॉग 10 और आर टू बाई आर वन। अब आप यहाँ से लॉग टेबल देख सकते हो, क्योंकि जो हमारी लॉग टेबल है वो बेस 10 पे डिफाइंड है, ठीक है ना। तो इतना आप ध्यान में यहाँ पे
रखेंगे। तो यहाँ पे सी इक्वल टू इतना आ गया भैया, बिल्कुल क्लियर है। देखिए मैंने कहा एक तरीका और बताऊंगा, तो देखिए लिख देते हैं। यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ E इक्वल टू 2K लैम्डा डिवाइडेड बाई R। अब देखिए फिर वही V इक्वल टू माइनस E डॉट DL। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, वहाँ पे इससे पहले मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी थी, वहाँ पे माइनस लगाया था, वहाँ पे आप माइनस नहीं लगाएंगे, इरेज कर दीजिए, यहाँ पे 2K लैम्डा बाई R ही लिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस 2K लैम्डा डिवाइडेड बाई R इंटू DR। बिल्कुल सही, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी इसी डायरेक्शन में है और हमारा R वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए DL इक्वल टू DR R कैप, और यहाँ से 2K लैम्डा बाई R और इंटू R कैप, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, R1 से R2, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला ना, तो R1 से R2। और हाँ, ये भी मैंने बताया था कि अगर आपका इनफाइनाइट कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जब ये लिखता हूँ तो यहाँ लिखता हूँ R से लेके R रिफरेंस तक, ठीक है ना, ऐसा ही रखता हूँ। तो रिफरेंस पॉइंट का मतलब वो रेडियस जहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल है वो जीरो हो। तो ये जो हमारी सरफेस है ग्राउंडेड है, इसको मैंने बताया था। ठीक है भैया, अगर ये सरफेस ग्राउंडेड है तभी आप यहाँ पे R2 लिख सकते हो। अगर ये सरफेस ग्राउंडेड है मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, मतलब कि यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो बन सकता है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा R2। तो यहाँ से आपने इंटीग्रेशन किया तो R1 से R2, और यहाँ से आपको मिल जाएगा V इक्वल्स टू 2K लैम्डा ln R2 डिवाइडेड बाई R1। ठीक है ना, इतना आप देख लेंगे। यहाँ पे कुछ माइनस प्लस की अगर यहाँ पे गलती हो तो आप वेरीफाई करके, लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो आपका यही आ जाएगा। जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस ये आ जाएगा, फिर आप सीधे सीधे क्या करेंगे, इसको मैनिपुलेट करेंगे थोड़ा, लैम्डा को Q/L लिख देंगे, V इक्वल टू C इक्वल्स टू Q/V होता है, यहाँ से Q/V की फॉर्म में ले आएंगे और हमें अल्टीमेटली ये वाला रिजल्ट जो है कैपेसिटेंस का वो मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आपका क्या हो गया, ये थर्ड केस हो गया, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अगर इन्फिनिट सिलेंडर है हमारा कोएक्सियल, उसके केस में जो हमारा कैपेसिटेंस हमें मिलेगा वो ये कुछ मिलेगा। ठीक है ना। और उसमें भी आपकी जो आखिरी वाली बाहर वाली सरफेस है उसको मैंने ग्राउंडेड करना मैं भूल गया था, उसको आप ग्राउंडेड कर लेंगे। ठीक है ना। तो हमारा हो गया सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी समरी लिखना चाहूँ स्टैंडर्ड रिजल्ट की, तो पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट के लिए। ठीक है ना। तो C इक्वल टू क्या होता है भैया, एप्सिलॉन नॉट A/D। दूसरा स्फेरिकल के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। ठीक है ना। R2 क्या है आपका बाहर वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस, इसको आप नोट करेंगे। तीसरा है भैया सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जिसकी वैल्यू होती है C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ln R2 डिवाइडेड बाई R1। ठीक है ना। तो आपकी समरी हो गई, 3 आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पे मिल गए। ठीक है ना। अब देखिए ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि लेक्चर बड़ा हो रहा है। तो आपका पहला जो पार्ट था टाइप ऑफ क्वेश्चन में, जो पहला पार्ट था कि चार्ज कन्फिगरेशन की वजह से आप कैपेसिटेंस निकालिए, वो आपका यहीं ख़त्म होता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट मुझे बताना था, तो आपने पहले ही देखिए डिराइव कर लिया, ये आपको पता चल गया। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें बताऊँगा आपको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन आप कैसे पहचानेंगे। पहली चीज़ तो क्योंकि पहचानने में बहुत दिक्कत होती है, तो आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आप कैसे पहचानेंगे ये मैं बताऊंगा पहले, उस पर 1 2 3 क्वेश्चन कराऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे कि कोई सर्किट दी गई हो, उस पर अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो तब हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या हम यूज करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर बहुत थ्रिलिंग होने वाला है, इसीलिए आपको आना ही पड़ेगा देखने। पहला लेक्चर से काम नहीं चलेगा। अगर आपको जस्ट FR जैम IIT JEE कुछ भी आपको चाहिए तो आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है ना। और उसमें ये भी बताऊंगा कि कौन सी ट्रिक लग सकती है जो कि रेजिस्टेंस में भी लगी थी। ठीक है ना। और अगले लेक्चर में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो तब उस केस में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मैं अंशुमान चलता हूँ, धन्यवाद।